अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के मामले पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का किरदार अहम हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह पैगाम दिया था कि हुकूमती अरकान अपोजिशन से ब्लैकमेल ना हो, बजट की फिक्र ना करें, बजट पास होकर रहेगा। आज अपोजिशन ने कह दिया बजट पास नहीं होने देंगे, हो गया तो इस बजट के साथ हुकूमत को नहीं चलने देंगे। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की भी बातें अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से की जा रही हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन से ब्लैकमेल हो ना हो, मगर हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव में ज़रूर है। अपोजिशन बजट मुस्तरद कर चुकी है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए आइंदा चंद दिनों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसमें शिरकत के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों को भी दावत दी जा रही है, लेकिन मामला सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नहीं है बल्कि बजट का भी है। अगर बजट को मुस्तरद करने के लिए हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन की हिमायत करते हैं तो हुकूमत के लिए ये बड़ा धचका साबित हो सकता है। मगर फिलहाल हुकूमत के इत्तेहादियों ने बजट को मुस्तरद नहीं किया, मगर अपोजिशन के मुतालबात पर मस्बत रद्द अमल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने मौलाना फजल रहमान की दावत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी और कहा कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला का मुतालबा भी किया और MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के मुतालबे की हिमायत की। असेंबली में ही बिलावल भुट्टो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बिलावल से बहुत उम्मीदें हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है। आप थर्ड डिस्टिंक्शन कराची के फैसलाबाद भी आपका MQM को बड़ी उम्मीदें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से। साथ ही कल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए जो खत लिखा गया, इस पर MQM के रहनुमा अमीनुल हक के दस्तखत भी मौजूद थे। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद एक और एलामिया सामने आया जिसके मुताबिक MQM को एक नई वजारत देने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि कराची और हैदराबाद के मेयर्स को माली पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। अब ये सारे मामलात इत्तफाकन हो रहे हैं या हुकूमत अपने इत्तेहादियों से इस अहम मौके पर मुफाहमत करने पर मजबूर हो रही है, वजारत दे रही है, पैकेज का अनाउंसमेंट कर रही है। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के मुतालबे की हिमायत पर MQM के इकदाम को सराहते हुए ट्वीट किया है कि वो सियासी इख्तलाफात के बावजूद MQM की तरफ से जमहूरी और आईनी हुकूक पर बोलने को सराहते हैं। साथ ही उन्होंने MQM को एक नई वजारत मिलने पर मुबारकबाद दी। मेरे सुबह से किसी को एक और वजारत मिलेगा, मेरे तो खुशी की बात, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। उम्मीद करता हूँ कि जो वादे खान साहब ने किया था ना सिर्फ कराची के साथ मगर पूरे मुल्क के साथ वो पूरा करेंगे। और कराची के साथ जो वादे किए अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कराची के लिए उन्होंने कहा कि पैकेज देंगे, पैकेज में जो ऐलान हुआ उनमें पैसा काफ़ी नहीं है, जो तरीक़ेकार है वो इलीगल है। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ जैसे कि पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, कराची के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन मेरा MQM दोस्तों के लिए मैं खुश हूँ कि उनके पास एक एक्स्ट्रा वजारत आए। कराची के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मगर मैं MQM के लोगों के लिए खुश हूँ कि उन्हें एक और वजारत मिल गई। ये सूरत हाल महज इत्तफाकी है। ये तमाम सियासी जमातें अपने अपने कार्ड खेल रही हैं। क्या काफ लीग भी बजट मंजूर होने से पहले कुछ ना कुछ लेने में कामयाब हो जाएगी? गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा करने के लिए MQM को अपना इत्तेहादी बनाया था। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शमूलियत पर MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ़रोग़ नसीम को कानून की वजारत दी गई थी। उस वक्त MQM ने कहा था कि हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे मगर वजारत नहीं लेंगे। फिर 2 वजारतें ले ली। फिर मौजूदा वफाकी बजट में कराची के लिए 45 अरब रुपये मुख्तस किए गए। जबकि रवा साल मार्च में कराची के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान 162 अरब रुपए के कराची पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। अब बजट में 45 अरब रुपए रखे गए हैं। जब मार्च में कराची आए थे तो 162 अरब रुपए का जिक्र हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस दौरे के मौके पर 18 मनसूबों की भी मंजूरी दी थी जो 162 अरब रुपए से जिन्हें तकमील पाना था। इन मनसूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 10 मनसूबे, सूरज और पानी के 7 मनसूबे थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के लिए अपने वसाइल से खुसूसी पैकेज डिज़ाइन किया गया है और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की फराहमी और निकासी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात में दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। अब MQM को एक और वजारत देने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब एक तरफ कौमी असम्बली में MQM की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें सामने आई हैं, दूसरी तरफ मेयर कराची ने बजट के मामले पर हुकूमत से नाराज़गी का भी इजहार किया है। 2 दिन पहले कराची के मेयर वसीम अख्तर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था
कि तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कराची के मसाइल के हल के लिए हुआ था, लेकिन कराची और हैदराबाद को अलग से तरक्याती पैकेज देने का वादा पूरा नहीं हुआ। MQM ने वफाकी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और अगर मसबत जवाब नहीं आता तो MQM अवाम के साथ खड़ी होगी। आपसे मीटिंग में ये तय हुआ था कि कराची को अलग से पैकेज दिया जाएगा, हैदराबाद को अलग से पैकेज दिया जाएगा, जो कि आज 15 तारीख क्रॉस कर चुकी है। आपने उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने वोटर्स से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और हमने आपके साथ कोलिशन किया था कराची के इश्यूज़ पे, टर्म्स हमारे कराची के इश्यूज़ थे, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें इससे पहले कि हम कोई डिसीजन लें और आवाम के साथ खड़े हो जाएं। इसको संजीदा लें इससे पहले कि हम कोई फैसला करें और आवाम के साथ खड़े हो जाएं। 2 दिन पहले ये बात की थी, 2 दिन बाद पैकेज की बात भी हो रही है। MQM को एक वजारत भी मिल गई है। वसीम अख्तर कराची और हैदराबाद के लिए बजट न मिलने पर नाराज थे, मगर 2 ही दिन बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। बात करेंगे इस पर। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप वफाकी वजीर भी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। 2 दिन पहले वसीम अख्तर साहब बड़े नाराज़ थे। जब आपने ज्वाइन की थी हुकूमत, उस वक्त भी फैसल अब्दुल साहब का भी बयान था कि हम कराची के लिए और दूसरे मामलात के लिए हुकूमत में जा रहे हैं, वजारतें नहीं चाहिए। फिर 2 वजारतें आपको मिल गई, पैकेज का भी प्रॉमिस हुआ। अब आपके मेयर कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो नहीं पूरा हुआ। अब आपको एक और वजारत मिल गई, फिर पैकेज प्रॉमिस हुआ। क्या गारंटी है कि वजारत तो आप लोगों के पास अब तीसरी भी रह जाएगी, पैकेज फिर नहीं मिलेगा? क्या गारंटी दी है हुकूमत ने कि मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वजारत इस मौके पर नहीं मांगी गई है। बड़ी वजाहत से बात ये कर रहा हूँ। ये वजारत हम हुकूमत में शामिल होने से पहले, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि MQM ने तय किया था कि हुकूमत में जाएंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। जब हमारे दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई तो दोनों जानिब से मुनासिब ये समझा गया कि आपस में बाहमी उसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि MQM काबीना का हिस्सा बने ताकि उसकी तजावीज़ भी हुकूमती फ़ैसलों में हिस्सा बन सके। ये शाहज़ेब अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें MQM ने वजारत का मामला नहीं रखा था। ये मुतालबा हमारा मौजूद था लेकिन इस मौके पे हमने ये बात नहीं उठाई थी। हाँ, ये बात ज़रूर की गई थी कि जो बुनियादी हमारे मुतालबात थे उनमें से ये मुतालबा शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 साल में इस शहर को तबाह कर दिया है। वो बल्दियात को फंड ही नहीं दे रहे हैं, 12-12, 14-14 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। वफाक ने हमसे ये वादा किया था कि कराची और हैदराबाद को बराह रास्त, कराची और हैदराबाद की बल्दियात को, कराची और हैदराबाद के मेयर को बराह रास्त फंडिंग दी जाएगी, जो कि हमें इस बजट में नज़र नहीं आ रही है। तो हमने उनको याद दिलवाया था, उनसे यकीन दहानी चाहिए थी और दोबारा उसको दोहराया था मुतालबे को। यह कतई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कई बार कह चुके हैं कि हम किसी सूरत में हमें आपसे शिकायतें होंगी। जी मतलब आप काफ़ी बदल गए हैं। ज़ाहिर है MQM का नाम बदला, MQM पाकिस्तान बनी, आप लोगों ने आगे सफ़र किया, ओवरऑल बदल गए हैं आप लोग। पहले आप हुकूमत से नाराज़ होते थे वादे पूरे ना करने पर तो हुकूमत छोड़ते थे, अब वादे पूरे नहीं हुए उसका गिला भी कर रहे हैं और एक और वजारत ले रहे हैं और करीब जाने लगे हैं। बहुत बदल गई है MQM। नहीं, एक और वजारत नहीं ले रहे हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा। ये 2 वजारतें तय हुई थी, उसमें फ़रोग नसीम भाई का नाम नहीं था। हमने नहीं मांगी थी लॉ मिनिस्ट्री, वो हुकूमत ने अपने तौर पे तय किया था। ये तयशुदा था कि वो 2 वजारतों में लॉ मिनिस्ट्री की नहीं थी, वो थी IT की मिनिस्ट्री और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री। 2 मिनिस्ट्री हमने मांगी थी। और जब ये फ़रोग भाई का हो रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे अपने शहरी मसाइल के हवाले से जिन मिनिस्ट्री की हमें ज़रूरत है उसमें लॉ मिनिस्ट्री नहीं है अहमियत रखती। हाँ, हमें खुशी है कि फ़रोग नसीम भाई को इस अहम जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। तो मेरी वजारत बढ़ नहीं रही है, जो मुआहदा हुआ था उसके तहत ही मिल रही है। और मगर मुआहदा 2 का था या 3 का? उस वक्त तो आपने कहा था वजारत नहीं ले रहे आप कराची के अवाम के लिए। चंद दिन पहले उस वक्त तो आपने कहा था कराची के अवाम के लिए आप हुकूमत में जा रहे हैं, वजारतें नहीं चाहिए। फिर आपने कहा एक मुआहदा हुआ था, तो उसमें 2 का मुआहदा था या 3 का मुआहदा था वजारतों का? 2 का मुआहदा था। मैं आपको फिर दोहराऊंगा, 2 का मुआहदा था जिसमें कि फ़रोग नसीम भाई की वजारत
शामिल नहीं थी। अच्छा, मगर जब आप फिर तीसरी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपने तौर पे दी है। मगर फिर फरोग नसीम साहब एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी जो वजारत है आप उसको अपने मुआहदे में काउंट नहीं करते हैं, हुकूमत भी उसको आपकी वजारत काउंट ना करते हुए आपको मुआहदे के तहत एक और वजारत दे रही है, तो फरोग नसीम साहब अगर तहरीक इंसाफ के तो हैं नहीं जी, आपके टिकट पर हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप उनकी वजारत को भी अपनी वजारत नहीं काउंट करते हैं? नहीं, वो दी गई है सो काइंड ऑफ हिम, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए सो काइंड ऑफ हिम, लेकिन हमें क्योंकि जो कि हमने अपने शहरी मसाइल के हवाले से जो मुनासिब समझी थी वो 2 वजारतें वो मांगी थी। वो आपको मैंने बताया कौन सी वजारतें थी, फ़रोग नसीम भाई वाली नहीं मांगी थी, लेकिन हुकूमत ने को लगा कि जो लॉ मिनिस्ट्री में फ़रोग नसीम उनकी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं तो इसलिए उन्होंने उनको दी थी। तो ये, और मैं फिर दोहरा दूंगा इसलिए फिर आपको लगेगा कि इस मौके पे हमने इसका मुतालबा नहीं किया था, उन्होंने ख़ुद कंसीडर किया है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला हो जाता है ये। मगर खुद कैसे 10 माह बाद अचानक, ये हमने ज़रूर याद दिलाया था 10 माह बाद अचानक ख्याल आ गया डायरेक्ट देना है हैदराबाद और कराची की बल्दियात को, वो बड़ा अहम है। ऐसा मैं उस पर आ रहा हूँ मगर ये 10 महीने बाद अचानक वज़ीर आज़म को ख्याल आया, इमरान इस्माइल साहब, फ़रोग नसीम साहब मिलते हैं, अचानक वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि वो मैं भूल गया था 10 माह पहले क्योंकि बजट भी आ रहा है, आपने मांगी भी नहीं, और उन्हें अचानक ख्याल आया कि फ़रोग नसीम तो आपके कोटे में नहीं थे, वो मुआहदे के तहत नहीं था, मुझे याद आया कि मुझे आपको एक और वजारत देनी थी, अचानक हुआ। नहीं, ये सब पता था, ये सब पता था, और नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि हम आपको ये वजारत नहीं देंगे जो अब दी जा रही है, ये कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हम इसको कर रहे हैं और देंगे, और ये बात कई बार हो चुकी थी, फिर हमने इस पे बार बार तकाजा करना छोड़ दिया था। और अब आपको ओवरसीज ही की मिनिस्ट्री मिलेगी जो आपने ओरिजिनल मांगी थी? मुझे नहीं पता है, अभी ये इब्तिदाई बात हुई है, मेरा ख्याल है कुछ बातें आप अगर तहरीक इंसाफ से पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मगर जुल्फी बुखारी साहब के लिए परेशान होने की बात है ना, इसलिए पूछ रहा था, उनके पास है ना ये। किसके लिए? जुल्फी बुखारी साहब के लिए? नहीं, मैंने तो वो सब हमारे दोस्त हैं। मैंने तो आपको ये बात बताई थी कि जब हमसे तय हुआ और बैठ के तय हुआ था, हमने ये नहीं कहा कि ये 2 चाहिए, कौन सी मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो होते होते ये वाली पे 2 मिनिस्ट्रियों पर तहरीक इंसाफ तैयार हो गई थी। ठीक है, हम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और ये वाली मिनिस्ट्री देंगे। मगर आपने कहा कि वजारत कानून, क्योंकि कराची के अवाम के लिए आप लोगों ने फिर 2 वजारतें भी ली, तो कराची के अवाम को आपकी IT की मिनिस्ट्री कैसे फ़ायदा पहुंचाती है? 10 माह में क्या पहुंचा दिया? ओवरसीज़ मिनिस्ट्री कराची के अवाम को स्पेसिफिकली क्या फ़ायदा पहुंचाएगी? वैसे हिस्टोरिकली तो आप अली ज़ैदी साहब वाली मिनिस्ट्री लिया करते थे, पोर्ट एंड शिपिंग की, वो नहीं चाहिए, ये 2 चाहिए, दोनों कैसे कराची को फ़ायदा पहुंचाएगी? देखिए, मेहनत और अफरादी कुव्वत भी उसमें शामिल है ना, तो कराची के अवाम के लिए उसमें कुछ कर पाएगी? आपको पता है कि हमने कुछ मांगी थी, हमारी चॉइसेस ज़्यादा थी, उनमें से हमने बैठ के तय किया कि कौन सी हमें मिल जानी चाहिए, कौन सी नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है हमने कुछ और वजारतों के बारे में बोला हो तो PTI ने मुनासिब समझा हो कि नहीं, ये मेरा ख्याल है हम ले लेते हैं, आप दूसरी ले लें, तो ये एक मुआहदा, एक गुफ्तगू के दरमियान तय हुआ है। सर अच्छा, आपको दोबारा हम क्या दोहराएं? आपको उस वक्त 2 वजारतें मिल गई जिसमें आप कह रहे हैं एक मुआहदे के तहत नहीं थी, तो अब फरोग नसीम साहब उस मुआहदे से बाहर वजारत रखेंगे, आपकी 2 वजारतें हो गई, ये क्या गारंटी है कि कराची के अवाम को वो पैकेज मिल जाएगा जिसका इन्होंने आपसे ज्वाइन करते हुए वादा कराया था? दिया नहीं कराची को, आपके खुद मेयर कह रहे हैं कि कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, वो अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे, उसके 2 दिन बाद इत्तफाक से आपको वजारत मिल गई है, कराची को पैकेज भी मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, देखिए शाहजेब, ये इसी बजट के मौके पे होना था ना, तो इसीलिए हमने याद दिलाया था कि ये बजट भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, तो हमें यकीन है ये मुतालबा पूरा होगा। मगर माजी में नहीं किया इन्होंने, अब कर देंगे, जबकि इनके पास बजट के बड़े मसाइल हैं, पैसे इनके पास नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हमें वजारत लेने में जल्दी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी असल ज़रूरत ये है कि सिंध के, ये कराची की बल्दियात को और हैदराबाद की बल्दिया को डायरेक्ट फंडिंग मिल सके, ताकि वो कराची की और हैदराबाद की आवाम के बुनियादी सहूलतों को फराहम करने में आसानी और मददगार और माविन साबित हो सके। मगर वज़ीर आज़म जवाब क्या देते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा सीटें तो इन्होंने ली हैं कराची में, क्या वजह है कि बजट नहीं दे रहे वादों के बावजूद? मार्च में तो 162 अरब का कह गए थे, उसके बावजूद नहीं रिलीज़ कर रहे, फिर वादा आप लोगों से कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, जो 162 अरब का है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है ना, ये 45 अरब जो रखे हैं वो उसी का हिस्सा है। फिर मगर अभी तक दिया क्यों नहीं? आपने पूछा उनसे कि भाई आपने भी तो सीटें ली हैं कराची से, आप लोग क्यों नहीं कराची में वादे के मुताबिक बजट डिसबर्स कर रहे हैं, और अब एक दफ़ा फिर आप दोबारा ही वादे ही कर रहे हैं?
हाँ शाहज़ेब, हमने पीटीआई से कहा कि उनको यकीन आ जाना चाहिए कि वो कराची से मुंतखब हो चुके हैं। मतलब साथ में आपका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था 9 पॉइंट्स का, उसमें जो नकात थे, क्योंकि उस वक्त भी आपकी तरफ से कहा गया था वजारतों के लिए नहीं, इन चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें किस किस पर अमल हुआ है? एक तो ये था, नंबर 1 नुक्ता था कि जो कराची की मरदमशुमारी है उस हवाले से जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हुआ है और जो असेंबली की रेजोल्यूशन है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराएंगे, यानी कि दोबारा जो रिकाउंटिंग 5% की करानी थी तो उस पर हुआ? कुछ नहीं हुआ कराची की, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वही थी मरदमशुमारी? नहीं, हमारा मुतालबा मौजूद है, उस पर कोई इब्तिदाई गुफ्तगू हुई थी, थोड़ा काम इस पर फ़रोग़ नसीम भाई को करना है और मेरा ख्याल है ये मुतालबा अभी मौजूद है और उस पर काम होना भी है। फ़रोग़ नसीम साहब तो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और वाकई एक कानून को समझने वाले, और अगर कोई मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है उसमें वही हैं, वो ये आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर नहीं काम कर रहे, बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, इस पर काम हो रहा है। एक और आपका मुतालबा था कि जो मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें आप इलेक्शन ऑडिट कराया जाएगा, क्योंकि आपको एतराज़ था कि MQM पाकिस्तान कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गलत हारी है, वो ऑडिट भी नहीं हुआ? अच्छा, वो हम क्योंकि गए हुए इस पर इलेक्शन कमीशन में, तो हमने कहा है कि इस पर उसको फैसिलिटेट किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। मगर आप इलेक्शन कमीशन में तो उस वक्त भी गए हुए थे, मगर आपने हुकूमत इत्तेहाद बनने की शर्त ये रखी थी, तो आज आपने मान लिया कि इनको कहा था ना कि इसको आप इसमें मदद आप, हमने हुकूमत से कहा था कि क्योंकि बेनिफिशरी क्योंकि पीटीआई नज़र आ रही थी तो इसलिए रखा था कि भाई आप मदद कीजिएगा ताकि पता लग जाए। नहीं, आपने ये कहा था कि इलेक्शन ऑडिट कराया जाएगा उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कि MQM पाकिस्तान कहेगी और पीटीआई के चेयरमैन इस बात को यकीनी बनाएंगे। तो इलेक्शन ऑडिट आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बताई थी और जिसका तरीके इंसाफ ने कराया है आपके ज्वाइन करने के बाद? नहीं, कराया नहीं है, हम गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे और इस पर भी काम हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर हम जाहिर है अपने इस मुतालबे को दोबारा दोहराएंगे भी और उस पर बात भी करेंगे। और सब हुकूमत के 5वें साल में तो नहीं दोहराएंगे या इसी साल दोहराएंगे? जी नहीं, अभी हाँ, ये बिल्कुल अभी आजकल का ये इशू है और इस पे काम कर रहे हैं। आपने ये भी था एक नुक्ता कि सारी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट में मेरिट पर होंगी और लॉ के तहत होंगी, एक इम्पार्शल टेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए। ज़ाहिर आप लोगों का मुतालबा रहा है कि नौकरियों में उस तरीके से इम्पार्शल नहीं होती, तो इस पर अमल किया क्या कुछ हुकूमत ने? अच्छा, ये कौमी पूरे पाकिस्तान के हवाले से थी, ये सिंध के सिर्फ शहरी इलाकों के हवाले से नहीं थी, ये सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से नहीं थी। इस पे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ुद हमारा भी यही यकीन है और हम यही करना चाहते हैं और इसका कोई मैकेनिज़्म आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व ज़रूर किया जाएगा। मतलब साथ में कराची ऑपरेशन को रिव्यू किया जाएगा मुकम्मल तौर पर और देखा जाएगा कि सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद कि तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड कराची ऑपरेशन के तहत, मुतमईन है? अच्छा, कराची ऑपरेशन में आपने खुद देखा होगा बेहतरी तो आई है, मज़ीद आनी है। हमारे बहुत सारे साथी अभी लापता भी हैं और बहुत सारे साथी अभी जेल में भी हैं। हम सब के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और उसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मैं समझता हूँ रफ्तार उसकी बहुत सुस्त है, उसमें और तेज़ी आनी चाहिए। और आपके ऑफिस खुलने का भी आप लोगों का मुतालबा रहा, उसका क्या कुछ हुकूमत ने कहा है? ऑफिस खुल गए आपके कुछ 90, इसके अलावा दूसरे ऑफिस? अच्छा, हमारे कुछ ऑफिस तो खुले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऑफिस हमारे जेन्युइन ऑफिस के लिए हम मुंतज़िर हैं और ये भी एक ऐसा मुतालबा है जिस पे हम बार बार इसका तकाजा करते हैं कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से ये हमारा हक़ है कि हमारे ऑफिस हमें मिलें। और ये बात अब यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि बजट में आप हुकूमत के हक़ में ही वोट देंगे, बजट को वोट देंगे आप? मेरा ख्याल है अब तक तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बजट का, हम इस हवाले से हमने कभी भी पीटीआई को ये नहीं कहा है कि आप ये सब नहीं करेंगे तो हम बजट में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ ये बात हुई थी कि देखिए कितना अजीब सा लगेगा कि एक ऐसे बजट को हम अप्रूव करा रहे होंगे जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए कुछ भी नहीं होगा। मतलब तो अब ये फिर ज़रूर बता दीजिएगा कि जब इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया है तो डेट के हिसाब से कि जी इस तारीख को डिसबर्समेंट हो जाए, हमारे मेयर्स को पैसे मिल जाएं ताकि कराची में डेवलपमेंट हो जाए, आप फॉलो अप करेंगे? क्योंकि तनकीद फिर आप पर यही होती रही है कि आप हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं, कराची की बात भी करते हैं मगर हुकूमतों का फ़ायदा उठाते हैं, कराची डेवलप नहीं होता, एहतजाज करते रहते हैं। तो इस हुकूमत के 10 माह हो गए, अब आप यकीनी बनाएंगे कि कराची के लिए जो अनाउंस किया गया है और जैसे भी डेवलप हुआ है
शाहजेब कराची आज जितना भी डेवलप हुआ है, जैसी भी और जितनी भी तरक्की उन्हीं अदवार में हुई है जब एमक्यूएम ना सिर्फ हुकूमत में रही है बल्कि उसके पास इख्तियार भी रहा है। तो पानी के सारे बड़े मंसूबे उन्हीं अदवार में हुए जब एमक्यूएम थी। मास ट्रांजिट एमक्यूएम के दौर में मंजूर हुआ था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके उसको मास ट्रांजिट के पूरे मंसूबे को ख़त्म कर दिया। मेट्रो बसेस का मंसूबा कराची के लिए आया था, एशियन तरक्याती बैंक ने मंजूर किया था। एमक्यूएम ने जितना भी कराची में और जैसा भी है वो एमक्यूएम के अदवार में ही हुआ है। जब रुकावट हुई एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आई है। वैसे ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे काफ़ी डेवलपमेंट हुई, मगर उसके बाद हुआ ये कि डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इख्तियार भी नहीं मिल रहा था, मगर आप हुकूमतों का हिस्सा रहते थे, जाते थे आते थे, मगर हुकूमतों का हिस्सा रहते थे। अब क्या फिर एक दफ़ा वैसा ही है कि आप यकीनी बनाएंगे कि कराची का अगर पैकेज वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस कर रहे हैं तो उस पर अमल भी करें, कराची को डेवलप भी करें, या जो पिछले 8-9 साल में हुआ है कि डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती, कराची डिलीवर नहीं होता, आप वजारतें लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर वजारतें ले लेते हैं, यही चलता रहेगा? देखिए शाहजेब, वो जो हुकूमतों में आने जाने का सिलसिला था उसने एमक्यूएम को इस हालत में पहुंचा दिया था, उन बहरानों का शिकार कर दिया था। और मैं समझता हूं कि एमक्यूएम इतना सीख गई है कि अब हम उन शहरी इलाकों को जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत से निकलने में शामिल होने में हमने जल्दी नहीं की, निकलने में जल्दी नहीं करेंगे। और एक बार निकल गए तो मेरा ख्याल है वो पर हमारा मुस्तकिल फ़ैसला होगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम किसी मुहिम का हिस्सा बने। ये तो एक अच्छी बात है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि एक ऐसे फैक्टर के तौर पर ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सामने आए कि उसका अपना मजाक उड़ने लगे, जैसा कि माजी में हुआ करता था कि स्टेबिलिटी के साथ आप हुकूमत में हो बजाय इसके कि उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, मगर कराची के में डिलीवर करा ले। मेरा नुक्ता ये है कि उस पर तो आपका जोर रहेगा ना कि भाई अपना वादे पूरे करें। पिछले 10 महीने में नहीं किए। हमारा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है हम आवाम के साथ आके खड़े हो जाएंगे। 2 दिन पहले वसीम अख्तर साहब ने धमकी ही दी थी हुकूमत को कि हम मजबूर हो जाएंगे आवाम के साथ खड़े होने पर। अच्छा ठीक है, वो बात भी उनकी जानिब से हुई है क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर वसीम अख्तर के ऊपर होता है। देखें, वसीम अख्तर से लोग पानी का मुतालबा कर रहे होते हैं जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनके अंडर में नहीं है। ये मुतालबा मुराद अली शाह से होना चाहिए। लोग कचरे के हवाले से बात करते हैं कि भाई सफाई का ये इख्तियार वसीम अख्तर के पास, कराची की मेयर के पास नहीं है। ये कराची वो सिंध वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना लिया गया है। तो लेकिन बहरहाल अवाम हमारी है, मुतालबा मेयर से किया करते हैं तो मेयर के पास इख्तियार हो ना हो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। बोझ और दबाव उन पर सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए वो थोड़े से तल्ख भी नज़र आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज़ादा बुर्दबारी के साथ एमक्यूएम चल रही है और आने वाले दिनों में अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो हुकूमत से चिपके हुए और हुकूमत पे बोझ बनते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। हम उम्मीद करते हैं कि हिस्सा बनने की वजह से कराची के अवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी। कराची में तहरीक इंसाफ भी अपने वादे पूरे करेगी। कराची के अवाम ने उनको एतमाद दिया है, उन पर ट्रस्ट किया है, उनको वोट दिया है। मरकज़ में हुकूमत ना बनती अगर कराची के अवाम इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ उन्हें वोट ना कर रहे होते। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ा रही है। इत्तेहादी में एमक्यूएम कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, उनके बजट को वोट भी देंगे। तीसरी वजारत एक मुआहदे का हिस्सा थी क्योंकि फ़रोग नसीम को वो वजारतों में काउंट नहीं करते जो कि मुआहदा 2 वजारतों का हुआ था, मगर अपोजिशन दबाव बढ़ा रही है। बजट मंजूर हुआ तो अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, बजट पास नहीं होने देंगे, हो गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। और अब इस्लामाबाद बंद करने की धमकी भी आ गई है। साथ ही आइंदा हफ्ते अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जिसमें मुत्तफ़िका लाए अमल सामने आने का इम्कान है। कौमी असम्बली में आज 3 दिन की हंगामाराई के बाद बजट पर बहस हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर तकरीर के दौरान बजट को अवाम दुश्मन कहकर मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि अगर बजट में तरामीम ना की गई तो हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हम IMF डिक्टेटेड बजट की हम इजाज़त नहीं देंगे। हम इसको मुकम्मल तौर पर हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे अगर इन्होंने इस बजट में तरमीम ना की और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात की तर्जमानी ना की। अब शहबाज शरीफ ने बजट में तरामीम के बगैर हुकूमत को ना चलने की धमकी दे दी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी समझती हैं कि हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी आसान नहीं होगा, इसलिए अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आज मरियम नवाज ने भी हुकूमत पर तनकीद कि जितनी पकड़ धकड़ हो रही है, जितनी इस वक्त घबराहट का जाली हुकूमत की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि बजट के मामले में उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है और उनके लिए ये आसान नहीं है। इसीलिए उनको ये चुन चुन के ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ रहा है ताकि उनकी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसमें बेहतरी आए
और मामलात इतने आसान नहीं हैं उनके लिए। ऑपोजिशन को ये चाहिए कि इस वक्त जो है वो पूरे का पूरा उनको ना सिर्फ ये कि उनको टफ टाइम दे, बल्कि उनको आवाम के सामने एक्सपोज भी करे। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये नुमाइंदे जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PMLN, अगर ये इस वक्त आवाम के साथ खड़ी ना हुई, आवाम की आवाज़ ना बनी, उनकी तकलीफ़ों को इन्होंने ना देखा, तो शायद ये भी आवाम के गैज़ व ग़ज़ब का निशाना बनेंगी। सिर्फ हुकूमत को नहीं कह रही हैं, वो अपोजिशन को भी कह रही हैं कि अगर आप अब आवाम की आवाज़ ना बने तो आपको भी आवाम के गैज़ व ग़ज़ब का सामना करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट को मुस्तरद कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान मुस्तरद कर रहे हैं और इस्लामाबाद के लॉकडाउन की धमकी दे रहे हैं कि कमेटी तश्कील दे दी है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से पूछेंगे कि कितनी संजीदा है अपोजिशन, कितना टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन हुकूमत को। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, जब से हुकूमत बनी है, ज़ाहिर है अपोजिशन कह रही है गिराएंगे नहीं, मगर हम सड़कों पर आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, मगर अब बजट मंजूर ना कराने की, हुकूमत गिराने की, लॉकडाउन करने की यहाँ तक नौबत आ गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही है। कुछ संजीदा आपको लग रही है अपोजिशन और हुकूमत के लिए खतरा लग रही है आपको अपोजिशन? देखिए, संजीदगी तो अपोजिशन में पैदा होती जा रही है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो लोग मुफाहमत की बात करते थे और जिनका नैरेटिव जो था एक बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो भी कोई रास्ता तलाश नहीं कर पा रहे और उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही। इसलिए एक यकसुई जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है और अपोजिशन जमातों के अंदर भी है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आई हैं और जो जो वक्त गुजरेगा इनका इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर सकेंगी। मगर लेकिन असल सवाल ये है कि उसका असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि कोई नतीजा उसका क्या होगा। जी, तो क्या नतीजा निकल सकता है? हुकूमत जो है, देखिए हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, छोटी छोटी जमातें जो थीं, उनके लिए भी एक सुनहरी मौका पैदा हुआ है और उन्होंने भी MQM हो, BNP मैंगल हो, ये मुस्लिम लीग काफ हो, इन्होंने अपने बहुत से मुतालबात उनसे मनवा लिए हैं और बहुत से फ़वाइद जो हैं उससे समेट लिए हैं इस सूरत हाल में। इसके साथ ही साथ हुकूमत ने जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील की है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाकायदा उसका रुकन बना दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत भी अपनी सफ़े दुरुस्त करने में लगी हुई है और अपनी ताकत मुश्तमे कर रही है और उसको यकीन है कि अपोजिशन जितना भी दबाव बढ़ा ले, वो हालात को तब्दील करने की सलाहियत उसमें नहीं होगी और हुकूमत को गिराना उसके बस में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत भी बूत कर रही है, अपोजिशन मुतहरिक ज़रूर हुई है, मगर आसान नहीं होगा अपोजिशन के लिए हुकूमत गिराना। और ज़ाहिर है इलेक्शन के पहले साल बाद में ही हुकूमत गिर जाए, ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। मुल्क में डेमोक्रेसी चले, हुकूमतें डिलीवर करें, अपोजिशन का काम है कि हुकूमत को डिलीवर करने पर मजबूर करे, मगर प्रोसेस साथ साथ चले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करें। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। 30 जून आखिरी तारीख है, मगर अब तक जो दादोशुमार सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये स्कीम अब तक आवाम की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी है, जो अफसोसनाक है। आवाम के लिए बड़ा लाजिम है कि अगर उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं तो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन सख्त हो रहे हैं, मुल्क के कवानीन सख्त हो रहे हैं, पाकिस्तान IMF के रजीम में जा रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे और अगर आपके अनडिक्लेयर्ड असासे हुए तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आशाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस स्कीम से अब तक सिर्फ 250 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया है और अब तक 45 करोड़ रुपए ही जमा हो सके हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 बार कौम से अपील की कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न सिर्फ अपील की बल्कि खबरदार भी किया कि अगर इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया गया तो एक्शन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी 200 अरब की बजाय 45 करोड़ रुपए ही जमा हो चुके हैं। अलबत्ता हुकूमत को उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते में बड़ी तादाद में लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही हुकूमत ये भी वादे कर चुकी है कि ये स्कीम 30 जून को ख़त्म हो जाएगी और इस स्कीम की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी, क्योंकि जुलाई से
IMF का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और IMF के प्रोग्राम में एमनेस्टी स्कीम में तोसी नहीं होगी, तो इसलिए अगर अवाम ने फ़ायदा उठाना है तो 30 जून तक उठा लें। अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 45 करोड़ रुपए जमा कर सकी है, मगर नून लीग हुकूमत की आखिरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब रही थी। खबर के मुताबिक नून लीग की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 84,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया। 2,400 अरब रुपए के हिसाब जाहिर हुए। 124 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। नून लीग 124 अरब रुपए जमा करने में कामयाब हो गई थी। अब 11 दिन बाकी हैं और जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं, हुकूमत का दावा है कि जो बिल्कुल आखिर के दिन होते हैं, ज़्यादातर लोग उस वक्त उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा क्योंकि अब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाते। क्या वजह है कि इस वक्त कम पैसे जमा हुए और हुकूमत क्या सोच रही है? शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून। शहबाज राना, आपकी रिपोर्ट थी जो हमने आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कहता है कि वाकई आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में ज़्यादा लोग डिक्लेयर करते हैं और इसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा अगर अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला? हुकूमत क्या कह रही? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। दो चीज़ें, एक तो जो अभी तक इनको बहुत एक पुअर रिस्पांस आया है उसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये था कि जो PMLN की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसमें तकरीबन 24 खरब रुपए के जो असासे थे वो डिक्लेयर किए गए थे। हुकूमत को 124 अरब रुपए का उसमें टैक्स रेवेन्यू आया था और 86,000 लोगों ने उसको अवेल किया था। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े टैक्स पेयर्स थे या वो जो कि टैक्स पेयर्स नहीं भी थे और उनके पास असासे थे, वो उन्होंने उस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर कर दिए थे। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तान को मिली थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उनको जो खदशा था, जो खौफ था, वो FBR का नहीं था, वो OECD का था या जो UK की टैक्स अथॉरिटीज़ थी उनका था, तो जिसकी वजह से वो टैक्स एमनेस्टी उन्होंने अवेल की। दूसरा, अभी तक लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो सिस्टम में आना नहीं चाह रहे और सिस्टम में ना आने की वजह यही है कि उनको पता है कि FBR जो है वो माजी में भी आर्म ट्विस्टिंग करता रहा है। हालांकि शबर जैदी साहब जब से ये चेयरमैन FBR बने हैं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि लोगों को कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जो बैंक अकाउंट सीज होते थे और दूसरे जो मेजर्स होते थे बगैर वजह के टैक्स पेयर्स को जो तंग किया जाता था उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काबू पाया है। तीसरी वजह जिसकी वजह से लोग सिस्टम के अंदर नहीं आ रहे, जो शबर जैदी साहब ने कल बात मानी, वो ये है कि जो FBR की मशीनरी है वो शायद उनसे उस तरह ताउन नहीं कर रही। और उनके ये अल्फाज थे और उसमें कुछ और जर्नलिस्ट भी वहाँ पे खड़े हुए थे जब मैंने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी कि मैं 21,000 जो लोग FBR उनके ऊपर काबू नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से जो बेहतरीन कोशिश है वो मैं कर रहा हूँ। और चौथी जो इसकी वजह है वो ये है कि जो अनलाइक द लास्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम, इस दफ़ा जो NAB का जो ऑर्डिनेंस है और जो FIA है और जो दूसरे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनसे इम्यूनिटी हासिल नहीं है। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, हम IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, तो हुकूमत ये इस तरह की इम्यूनिटी इस दफ़ा दे नहीं सकती। मतलब मगर ज़ाहिर लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया तो दोबारा हुकूमत ने वाजे कर दिया स्कीम नहीं आएगी, बैनुल-अक़वामी क़वानीन इतने सख्त हैं कि वहाँ प्रॉब्लम होगी और IMF के प्रोग्राम में होते हुए कोई और एमनेस्टी स्कीम आना मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। हुकूमत उम्मीद कर रही है कि आखिरी हफ्ते में ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे, अवेल करेंगे इस एमनेस्टी स्कीम को। कल जब मेरे हमाद अजहर साहब से इस सिलसिले में बात हो रही थी स्टोरी करने से पहले, तो उनका ये ख्याल था कि जो लास्ट टैक्स एमनेस्टी थी उसमें भी जो 95% जो उसमें डिक्लेरेशंस आए थे वो आखिरी एक हफ्ते में आए थे। एक तो इनकी जो पॉजिटिविटी की है ये बुनियादी वजह है। दूसरा इनका ये ख्याल है कि जो PSID जनरेट होती है जिसको बोलते हैं पेमेंट स्लिप आइडेंटिटी नंबर, जब आप आप उस टैक्स एमनेस्टी को अवेल करना चाहते हैं, आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके आप एक जनरेट करते हैं स्लिप ID, तो वो जो स्लिप IDs जनरेट हो रही होती हैं उसका जो बैक एंड पे जो रिकॉर्ड है वो FBR के पास आ रहा होता है। तो उससे इनकी एक तवक्को है कि जो लोग हैं वो अगले हफ्ते में स्कीम के अंदर आएंगे, लेकिन किस हद तक आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। नॉर्मली होता ये है, अगर कोई लॉयर भी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो FBR के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भी वो एक PSID जनरेट करता है। वो सिस्टम में आएगा नहीं आएगा ये कहने की बात है। तो अगर हम इसका एक इंडिपेंडेंट एक व्यू ले लें तो एक तखमीना ये लगाया जा रहा है कुछ लोगों से, जो मेरी भी बात हुई है, शायद हुकूमत को 25 से 30 अरब रुपए अभी भी टैक्स एमनेस्टी में अगले हफ्ते में मिल जाए। उसकी एक वजह यह भी है कि जब कल वफाकी काबीना में भी ये इशू डिस्कस हुआ, ऑल्दो उसमें ये टैक्स के जो नंबर्स थे फाइलर्स के वो इनको नहीं दिए गए, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एक इंस्ट्रक्शंस FBR को आई हैं कि आप एक
एग्रेसिव मीडिया कैंपेन शुरू करें अगले हफ्ते से और लोगों को इसके फ़वाइद बताएं। अभी तक जो शफर जैदी साहब का भी ये ख्याल था कि शायद उनसे जो टैक्स मशीनरी कोऑपरेट नहीं कर रही। अब जो FBI के जो टॉप हिरार्की है उसके जो लोग हैं मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने भी इसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार्स हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसमें अब जितने भी लोग आ जाएं, वो जो एक रिजल्ट आपको पिछली टैक्स एमनेस्टी का मिला था, उतना जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो शायद इस दफ़ा इनको ना मिल सके। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना अपना तज़िया दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। वज़ीर आज़म ने अपील भी कर दी, वज़ीर आज़म ने डरा भी दिया, मगर उसके बावजूद रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा नहीं आया है। FBR के एम्प्लॉइज़ ताबुन करें। शफर जैदी साहब एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। अगर टैक्स रिफॉर्म्स पाकिस्तान ने लाने हैं, एमनेस्टी स्कीम का एक आइडियल मौका आवाम को मिला है। हालांकि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो बारहा कहते थे कि कभी नहीं देंगे, मगर अब उनकी तरफ से दी गई है तो फ़ायदा उठाया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की टीम अभी तक सेमीफाइनल में पहुँच सकती है? अगर पहुँचती है तो कौन सी ऐसी टीम है कि जिसका बाहर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान अगर अपने सारे मैचेस जीतता है तो उसका सेमीफाइनल में जगह बनाने का चांस सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का मेगा इवेंट में सफ़र मुश्किल हो गया है, मगर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि जो डिसिप्लिन के हवाले से खबरें आ रही थी वो किस हद तक अब मेंटेन हो गया है। कप्तान के, कोच के, खिलाड़ियों के आपस में ताल्लुकात क्या बेहतर हो गए हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मेगा इवेंट में सफ़र मुश्किल हो गया है। मामला अगर मगर पर आ गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेलकर 3 पॉइंट हासिल किए हैं और पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है जो अब तक कोई मैच नहीं जीत सका है। पाकिस्तान अब 23 जून को जनूबी अफ्रीका, 26 जून को न्यूजीलैंड, 29 जून को अफगानिस्तान और 5 जुलाई को बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। और अगर पाकिस्तान अपने ये चारों मैचेस जीतता है तो उसके 11 पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये चारों मैचेस जीत कर भी मुश्किल ख़त्म नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुँचने का दारोमदार टॉप 4 टीमों की फतह और शिकस्त पर होगा, जिनकी वजह से सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। इस हवाले से क्रिकेट वेबसाइट के एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अब ये जो क्रिकेट जिफ वेबसाइट है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान को इंग्लैंड की जगह टॉप 4 में आना है तो इसके लिए पाकिस्तान को अपने बाकी चारों मैचेस तो लाजमी जीतना होंगे, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ मैच में कामयाबी अगर हासिल कर भी ले तो उसे ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड से हारना होगा। इस तरह पाकिस्तान पहुंच जाएगा, इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड की जगह टॉप 4 टीमों में पहुंचना है सेमीफाइनल में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड बेशक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत जाए, लेकिन जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से वो अपने मैचेस हार जाए। इस वक्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है वो बड़ा इस वक्त क्लोज है। आखिर के 15 ओवर्स बाकी हैं, 6 से ऊपर का रन रेट रिक्वायर्ड है, 5 आउट हो गए हैं। तो आज अगर हार जाता है न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान के चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह भारत की जगह, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आता है, मगर टॉप 4 टीमों में भारत की जगह पाकिस्तान ने पहुँचना है तो भारत अफगानिस्तान के खिलाफ अगर जीत भी जाए तो फिर वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका से हार जाए। और अगर पाकिस्तान को टॉप 4 टीमों में पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया की जगह, तो फिर ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया अगर बांग्लादेश से जीत भी जाए तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से हार जाए। ये वो मंजरनामा है जो अगर बनता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। इसमें सबसे बेहतर तो यही है कि पाकिस्तान इस वक्त न्यूजीलैंड की जगह पहुंच जाए, न्यूजीलैंड आज जनूबी अफ्रीका से हार जाए और उसके बाद पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड अपने जो बाकी टफ मैचेस हैं वो भी हार जाए। फैज़ान लखानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब, क्या माहौल है क्रिकेट टीम का, क्या बेहतरी आई है, इस पर बात करेंगे। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, लखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, कुछ बेहतरी इस वक्त आई है कप्तान के कोच के साथ ताल्लुकात, कप्तान और कोच के खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात, खिलाड़ियों के कोच के साथ और कोच के खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात, इस सब पर कंट्रोवर्सी थी, डिसिप्लिन पर कंट्रोवर्सी थी। मामला तय पा गए हैं इस 2-3 दिन के ब्रेक के बाद? शाजिब साहब, 2-3 दिन में मेरा ख्याल में मामलात, टीम के तो मामलात इतने ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब से भारत से आ रही है बहुत ज्यादा दबाव में है, घबराहट का शिकार है। 3 दिन से लड़के ज्यादातर उन्होंने वक्त कमरों में गुजारा है और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर टूर्नामेंट में कहीं पाकिस्तान की टीम किसी और टीम से मैच हार जाती है तो खिलाड़ियों को खदशा कि उनके घरों पर भी हमले हो सकते हैं और खिलाड़ी जो हैं उनकी जो जायदाद, जो प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान में, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो खदशात हैं, इन सारे खदशात को लेकर जब मैंने एक जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की पाकिस्तान टीम में, मैंने कहा बहुत सारे गॉसिप्स जो है वो मीडिया में आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी बेबसी में कहा कि दिलों का हाल जो है वो अल्लाह ही जानता है। तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है, लेकिन हमने 3 साल में जितना कॉम्प्रोमाइज किया, खासतौर पर
सिलेक्शन के मामले में कल मैं मैनचेस्टर में मौजूद था। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच में शाहिद साहब इतना स्टैंडर्ड दुनिया की टीमों का हाई है और हम इतने इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे क्रिकेट सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। हमें अब 250 और 300 वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने 400 और 450 वाली क्रिकेट खेलनी है और सख्त फैसले करने, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो यही लग रहा है कि हमने शुएब मलिक को डाल लिया, हमने इमाद वसीम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो हम हाथ से डरते रहे। मगर भट्टी साहब ये तय हो गया है कि अब उन्होंने कॉम्बिनेशन अगले मैचेस में क्या खिलाना है। हर मैच में टीम बदल दी है, कभी शुएब मलिक हैं, कभी नहीं है, आसिफ अली हैं, नहीं है, फिर शादाब ड्रॉप हो गए, फिर आफरीदी, शाहीन आफरीदी। फैसला कर लिया है कि टीम कौन सी खिलानी है फाइनली। देखिए, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी इंजरी नहीं होती तो शुएब मलिक का तो इंटरनेशनल कैरियर मेरे हिसाब से खत्म हो गया, क्योंकि अगले मैच में यकीनी तौर पर हारिस सोहेल जो है वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आएंगे। अब बॉलिंग में थोड़ी सी मौसम का भी मसला है। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पिछले कई घंटों से लंदन में हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। यहाँ इतवार को पाकिस्तान ने मैच खेलना, हम बहुत सारे, आपने बहुत जबरदस्त तजिया किया कि ये पाकिस्तान के ऑप्शन है जो जा सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल में, लेकिन ये जो बारिश से खुदा न खास्ता एक पॉइंट भी 4 मैचों में जाया होता है तो हमारी कैंपेन यहाँ खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में अब जो सबसे बड़ा सवाल एहसान मानी और वसीम खान के एमडी आए उनके लिए अब अगली जो टीम मैनेजमेंट का सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी का जो इंतखाब है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि किन लोगों को लेकर आते हैं जो इस 2019 की जो दुनिया की क्रिकेट है उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट को लाके खड़ा करें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, अपना तजिया दे रहे थे। फैजान लखानी भी लंदन में मौजूद हैं, लंदन के ज़बरदस्त मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं, मेहनत से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। फैजान लखानी, इस वक्त ज़ाहिर जब ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा इस आराम के बाद, तो उसके लिए क्या आपके पास इतलात हैं तैयारी के हवाले से? इसके अलावा जो खबरें आती रहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी किया गया कि इतने हालात ख़राब हो गए हैं, उतने नहीं होंगे, वर्ल्ड कप में गई हुई है टीम, खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेनिंग अब कल पाकिस्तान दोबारा शुरू करेगी। 2 दिन आराम किया था मैनचेस्टर में, इतवार का मैच शिकस्त के बाद पीर को पाकिस्तान ने ट्रैवल किया, मंगल और बुध आज पाकिस्तान टीम ने आराम किया, बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट दिया गया पाकिस्तान टीम को। और अब कल से जुमेरात से पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन होगा। अब अगले 2-3 रोज पाकिस्तान टीम भरपूर ट्रेनिंग सेशन करेगी। 23 को फिर साउथ अफ्रीका से मैच है पाकिस्तान का, वो मैच पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। अगर पाकिस्तान टीम वो मैच जीतकर मोमेंटम हासिल कर लेती है तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बन सकते हैं। बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तान को जीतना है और बहरहाल बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स भी यहाँ पर पाकिस्तान टीम में है। और जहां तक डिसिप्लिन की आपने बात की शाजिब, तो जब भी टीम हारती है तो डिसिप्लिन पर एक सवाल या निशान लग जाता है। हालांकि प्लेयर्स का नॉर्मल रूटीन भी यही होता है, अगर जीतते हैं तो वो चीजें ओवरशैडो हो जाती है, ढक जाती है, उस पर कोई बात नहीं होती। बट जो चीजें अब तक सामने आई है वो बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आती भी नहीं है। अगर प्लेयर्स मैच से 2 रोज कबल कहीं जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं या इवन शीशा कैफे में भी बैठे तो वो टीम मैनेजमेंट को इजाजत लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी प्लेयर ने कर्फ्यू के टाइम की खिलाफ वर्जी की है। जो चीज प्लेयर्स करते हैं वो टीम मैनेजर की मर्जी से जाकर करते हैं। और इस टीम में कोई ऐसे प्लेयर्स है भी नहीं जो ये कह ले कि जिस तरह माजी में प्लेयर्स रहे थे जो रात भर पार्टियां करते थे, ऐसे है भी नहीं। तो डिसिप्लिन का कोई इतना बड़ा इशू पाकिस्तान टीम में इस वक्त नहीं पाया जा रहा। और जो चीजें बनाई जा रही है वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। शिकस्त हुई है पाकिस्तान की तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनाया जा रहा है। मगर क्या खिलाड़ी और कप्तान अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से भी सेमीफाइनल में पहुँच सकते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे जितनी तनकीद मीडिया सोशल मीडिया पर हो रही थी कि कहीं खिलाड़ी बिल्कुल ही प्रेशर में ना आ जाए, वो उम्मीद है उन्हें कि हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं? देखिए, पूरी उम्मीद तो है टीम अभी टीम को ही पता है कि अगले 4 मैचेस जीतकर पाकिस्तान की टीम अब भी इस पोजीशन में आ सकती है कि वर्ल्ड कप के टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर ले। 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी और पाकिस्तान टीम को इसके साथ साथ दूसरे टीमों के रिजल्ट पर भी इंहिसार करना होगा। जो पाकिस्तान के अब शायद बस में ऐसा नहीं है कि वो दूसरी टीमों को भी कंट्रोल कर सके, लेकिन अपनी तरफ से पूरी बेस्ट देना होगा पाकिस्तान को। अगर जो खिचड़ी वाली सूरत हाल जो उम्मीद कर रही है पाकिस्तान की टीम, उसमें भी आकर पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट काफी बेहतर करना होगा अगले 4 मैचेस में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का नेट रन रेट सबसे ज्यादा तमाम टीमों में खराब है। तो ये चीज पाकिस्तान को हॉन्ट कर सकती है। अगर 4 मैचेस जीत भी जाए पाकिस्तान की टीम तो नेट रन रेट जो पाकिस्तान का है चाहते वो पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर सकता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी उम्मीद है कि वो अब भी इस पोजीशन में आ सकते हैं कि सेमीफाइनल खेले। भारत से मैच के बाद हमारी इमाद वसीम से गुफ्तगू हुई थी, इमाद काफी पूरी उम्मीद थे और उनका यही कहना था कि जो हुआ सो हुआ, अब अगले मैचेस के लिए टीम दोबारा रीग्रुप होगी, फोकस करेगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। तो प्लेयर्स ऑलवेज उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ा प्लेयर्स। और मैं तो यही कहूंगा
चाहूंगा कि किसी को भी अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। टेक्निकली अब भी गुंजाइश है, शायद प्रैक्टिकली मुश्किल हो, लेकिन टेक्निकली अब भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान टीम ट्रैक पर आ जाए और फाइनल फोर में अपने लिए जगह बना। उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी जाहिर है बड़े पॉजिटिव होके जाएं। अगर अभी भी पाकिस्तान की टीम पहुंच सकती है, चांसेस हैं। हमने कुछ सिचुएशन भी आवाम के सामने रखी है। शुएब मलिक का आपको लगता है टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा? आइंदा मैचेस में जो इतलात आ रही थी वो अपनी जगह पर थी, मगर जो उनकी कारकर्दगी है, क्या इतलात है इस हवाले से आपके पास? शुएब मलिक का टीम में रहना काफी मुश्किल हो गया। शुएब मलिक पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वो वर्ल्ड कप 2019 के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। शायद लगता यह है कि जो भारत से मैच था इतवार को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो शुएब मलिक का आखिरी वनडे हो चुका है। अब टीम मैनेजमेंट किस तरह सोच रही है वो अलग बात है, लेकिन शुएब मलिक अब तक डिलीवर करने में नाकाम रहे। दो मुसलसल इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए, एक इनिंग्स में भी कम 8 रन स्कोर किए। इंडिया वाले मैच से पहले तो कोच मिकी आर्थर काफी बैक कर रहे थे शुएब मलिक को, लेकिन अब लगता है कि शायद शुएब मलिक पर इतना इन्हिसार ना किया जाए और दीगर प्लेयर्स जो टीम में मौजूद है, हारिस सोहेल को शायद चांस दे दिया जाए या आसिफ अली को चांस दे दिया जाए अगले मैचेस के लिए, ताकि पाकिस्तान टीम में एक फड़क जो मिसिंग है वो नजर आए। क्योंकि शुएब मलिक प्रॉब्ली उस एनर्जी उनमें वो नजर नहीं आ रही जिस एनर्जी की इस लेवल के टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया। फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और फिर जिक्र होगा एक ऐसे मुल्क का जहाँ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। वो कहानी आपके सामने रखेंगे, अफसोसनाक कहानी है। एक ब्रेक के बाद एक मुल्क ऐसा है जहां ना मईशत मुस्तहकम है, ना ही इस मुल्क के सियासी मामलात में कोई इस्तेहकाम नजर आता। ये मुल्क अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए IMF प्रोग्राम में गया, मगर मईशत की हालत बेहतर नहीं हो सकी। बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, महंगाई बुलंद सतह पर है, शरह सूद भी ज्यादा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, सरमायाकारों का एतमाद नहीं है, इसलिए सरमायाकारी नहीं हो पा रही है। आमदनी में इजाफे के लिए टैक्सेस की शरह को बढ़ा दिया गया है, यानी जो पहले से टैक्स दे रहे थे उनसे मजीद टैक्स लेने के इकदामात कर दिए गए हैं, उन पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। बैरूनी अदायगियाँ करने के लिए बरामदाद में कोई इजाफा नहीं हो रहा। जहाँ इस मुल्क की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वहीं इस मुल्क के सियासी मामलात में भी कोई बेहतरी की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। इस मुल्क में अपोजिशन पर क्रैकडाउन जारी है। अपोजिशन के कई रहनुमा जेल में ट्रायल भुगत रहे हैं, और अगर उनके हक में या उनके खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं तो उसे उठा लिया जाता है। कारकुनान भी लीडरान के साथ गिरफ्तार हैं, आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है। मामला यहाँ तक महदूद नहीं है, आवाम को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, और तो और मीडिया तक आज़ाद नहीं है, कदगनें लगी हुई हैं, सहाफ़ी खुलकर सच नहीं बोल सकते। अपोजिशन रहनुमाओं का ट्रायल हो रहा है तो सहाफ़ी सिर्फ वही बता सकते हैं जो रियासत उन्हें बताने के लिए कहती है। इतनी ही बात कर सकते हैं जितनी रियासत ने इजाज़त दी है, मगर मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। इख्तियारात सिविलियंस के पास नहीं है, बल्कि ताकत का असल सरचश्मा फौज है। आर्मी चीफ इतना ताकतवर है कि वो मुल्क चला रहा है, सियासत से लेकर मईशत तक, खारजा पॉलिसी से लेकर दाखिला पॉलिसी तक, सारे मामलात फौज चला रही है। जिस मुल्क की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्र है, जहाँ पर फौजी आमरीत है। इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय नाम की कोई चीज़ नहीं है। मीडिया को इतना कंट्रोल किया जाता है कि मिस्र के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी के ट्रायल पर तो मीडिया रियासती बयानियाँ ही दिखाता था, मगर उनकी मौत पर भी मीडिया को एक मखसूस और महदूद बयान जो हुकूमत ने जारी किया वो दिखाने की इजाज़त थी। पैगाम नशर करने से मुतालिक इतनी सख्ती थी कि एक न्यूज़ एंकर ने पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ दिया कि ये पैगाम सैमसंग के फ़ोन के ज़रिए आया है, जो कि किसी भी ईमेल के आखिर में लिखा होता है। ये बताने के लिए कि ये पैगाम किस फ़ोन के ज़रिए भेजा गया है, ये लिखा होता है ईमेल के आखिर में, तो न्यूज़ एंकर वो भी पढ़ गई। जो मुल्क आज़ादी इज़हार राय को बर्दाश्त नहीं करता, तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, तो वहाँ तामीरी सोच पनप नहीं सकती। और जिस मुल्क में तामीरी सोच ना हो, बोलने की आज़ादी ना हो, वो मुल्क मुआशी और सियासी मुहाज पर गैर दानिस्ता तौर पर ही सही मगर तबाही की तरफ गामजन होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है।